नमस्कार, मैं हूँ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ आंचल आनंद और मेरे साथ है रचना। आपके साथ अब जुड़ गए हैं और आप सुपरफास्ट 100 में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। 2014 की लड़ाई जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी अब सोशल नेटवर्किंग मीडिया को भी हथियार बनाने में जुट गई है। कांग्रेस आज दिल्ली में एक वर्कशॉप कर रही है जिसमें पार्टी प्रवक्ताओं को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि ट्विटर, फेसबुक और दूसरी वेबसाइट्स का इस्तेमाल पार्टी के प्रचार के लिए कैसे किया जाए। कांग्रेस की वर्कशॉप में कुल 300 लोग शामिल होंगे। इसके हर राज्य से 5 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी और केंद्रीय मंत्री शशि थरूर वर्कशॉप में शामिल होने वाले पार्टी के लोगों को ट्रेनिंग देंगे। आज लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा होनी है, लेकिन 2 दिन पहले सदन में कोयला घोटाले की गायब हुई फाइलों को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ था उसे देखते हुए आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में कोलेजियम प्रणाली को खत्म करने वाले बिल पर विचार हो सकता है। दिल्ली में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में आज रिलायंस टेलीकॉम के मालिक अनिल अंबानी की पेशी होनी है। 2G घोटाले में सीबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी का नाम अपने गवाहों की लिस्ट में शामिल कर रखा है। कोर्ट ने गवाही के लिए 22 अगस्त की तारीख पहले से ही तय की। गवाहों की लिस्ट से अनिल और टीना का नाम हटवाने के लिए रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हरियाणा के मानेसर में मारुति प्लांट में हिंसा मामले में 148 कर्मचारियों पर आज गुड़गांव की जिला अदालत में आरोप तय होंगे। 18 जुलाई 2012 को मारुति कंपनी के कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। दिल्ली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दीनदयाल अस्पताल से दिन दहाड़े 7 महीने का एक बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। बच्चा चुराते हुए चोरनी महिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली की पारुल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अपना और अपने बच्चे नक्श का इलाज करवाने के लिए गई थी। इमरजेंसी के बाहर एक महिला ने उसके बच्चे को खिलाने के बहाने गोद में लिया और झांसा देकर बच्चे समेत वहां से रफू चक्कर हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विवेक विहार मर्डर केस में फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें गिरफ्तारी की गई मोना दुग्गल का मामा, उसका भाई और उसका दोस्त शामिल है। दिल्ली पुलिस ने विवेक विहार में हुए कारोबारी समेत 4 लोगों की हत्या के आरोपी मोना दुग्गल को पुलिस कड़कड़डूमा कोर्ट में आज पेश करेगी। पुलिस ने इस केस में कारोबारी बजरंग लाल के भांजे की बीवी मोना दुग्गल को बुधवार को गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि केस की गुत्थी सुलझ गई। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि कारोबारी बजरंग लाल, उनके ड्राइवर और 2 नौकरों की हत्या के पीछे एकमात्र मकसद था चोरी। पुलिस ने लूटी गई करीब 2 करोड़ के जेवर समेत काफी नकदी भी बरामद कर ली है। अपने ही गुरुकुल की छात्रा के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम बापू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जोधपुर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के डीसीपी ने पहली नजर में मामले को सही बताया है। डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। इससे पहले दिल्ली पुलिस पीड़ित लड़की और उसके परिवार को लेकर दिल्ली पुलिस जोधपुर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आसाराम बापू के खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज किया। मध्य जिला के कमला मार्केट थाने में आसाराम बापू के खिलाफ रेप केस में एफआईआर दर्ज की गई। मामला फिलहाल जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। इस मामले में आसाराम बापू पर धारा 376 के तहत यौन शोषण का मामला, धारा 342 के तहत बंधक बनाने का आरोप और धारा 506 के तहत डराने धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। आसाराम बापू पर आरोप लगाने वाली लड़की नाबालिग है। यूपी की रहने वाली पीड़ित लड़की छिंदवाड़ा स्थित बापू के गुरुकुल में 12वीं की छात्रा है। आरोप के मुताबिक घटना राजस्थान के जोधपुर के पास की है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने मामला जोधपुर पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। घटना अगस्त के पहले सप्ताह की है। आरोप के मुताबिक छिंदवाड़ा गुरुकुल में लड़की की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद इलाज के नाम पर झाड़ फूंक और अनुष्ठान का झांसा देकर खुद उसे जोधपुर के पास स्थित आसाराम बापू के आश्रम में भेजा गया, जहां पर आसाराम बापू ने लड़की का शारीरिक शोषण किया। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसे इतना डरा दिया गया था कि उसने घटना के अगले दिन अपने परिजनों को इस बारे में कुछ नहीं कहा। गुरुकुल से लौटने पर उसने सारी बात बताई, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा। वहीं जोधपुर स्थित आश्रम के संचालक ने भी आसाराम बापू पर लगे आरोपों को निराधार बताया है।
बोलेगा तो सवाल ही पैदा, और उनके लिए ऐसा गलत सोचना ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वही चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। लद्दाख और उत्तराखंड में घुसपैठ के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के घुसपैठ की खबर है। एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक 13 अगस्त को चीनी सेना अरुणाचल की सीमा में 20 किलोमीटर तक दाखिल हुई थी। सूत्रों के मुताबिक चीनी टुकड़ियां चागलगाम में फिश टेल इलाके से दाखिल हुई और 2 दिन तक रुकी। इस इलाके में सुरक्षा का जिम्मा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पास है। उधर विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल में चीन की घुसपैठ की खबरों को खारिज कर दिया है। चीन की ऐसी चालबाजियों को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने एलएसी के कुछ ही दूर दौलत बेग गोल्डी एयरपोर्ट पर अपना C-130 जे सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट उतारा। इस कदम को चीन को कड़ा संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। सितंबर में अमेरिका में प्रस्तावित प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात से सस्पेंस के बादल छटे नहीं हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाक से बातचीत तभी मुमकिन है जब सीमा पार से सीजफायर का उल्लंघन बंद हो। मुंबई समेत दक्षिण भारत को दहलाने की साजिश मुंबई में रची जा रही है। आईबी ने इस बाबत महाराष्ट्र पुलिस को एक टेरर अलर्ट भेजा है। इस अलर्ट में कहा गया है कि हमले के लिए पाकिस्तान में आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकवादी श्रीलंका के रास्ते दक्षिण भारत में घुस सकते हैं। इसी साल फरवरी में श्रीलंका एजेंसियों ने 3 संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों को भी पकड़ा था। ये तीनों श्रीलंका के पासपोर्ट पर मुंबई और तिरुवनंतपुरम होकर आ चुके थे। मुंबई के दादर स्टेशन को उड़ाने की धमकी महज एक अफवाह निकली। दरअसल एक शख्स ने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 को उड़ा दिया जाएगा। पुलिस ने सूचना पर जांच की, लेकिन खबर अफवाह निकली। यूपी के एटा में भरगैन कस्बे में हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है। 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी हालांकि नहीं हुई है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। एटा की भरगैन में पुलिस और लोगों के बीच जोरदार झड़प हुई। पथराव के जवाब में पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की गोली से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। झड़प के दौरान एएसआई समेत कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए। दरअसल भरगैन कस्बे में पुलिस किसी आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए दबिश देने पहुंची थी। पुलिस ने किसी से पूछे बगैर ही एक घर की तलाशी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस वालों की लोगों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी ने बवाल का रूप ले लिया। समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के विरोध में बुधवार को पुणे बंद का खासा असर दिखा। अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे। पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला गया। दरअसल समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर पर मंगलवार को 2 हमलावरों ने फायरिंग की थी। 4 राउंड फायरिंग की गई थी और एक गोली दाभोलकर के सिर में जा लगी थी। उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच पुणे पुलिस ने संदिग्ध हमलावरों का स्केच जारी किया है। स्केच में हमलावर का कैप लगाए हुए दिखाया गया है। उधर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने हथियारों की जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। डॉक्टर दाभोलकर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। महाराष्ट्र कैबिनेट में अंधविश्वास विरोधी विधेयक पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र सरकार इसे जल्द लागू करने की तैयारी में है। नागपुर में एक अंधविश्वासी पिता की वजह से 15 साल की एक लड़की की मौत हो गई। लड़की को पोर्टपीलिया हुआ था, लेकिन पिता ने इलाज कराने की बजाय तंत्र मंत्र का सहारा लिया। दिल्ली के एम्स में काम करने वाली डॉक्टर वनिका पांडे की खुदकुशी केस में नया मोड़ आ गया है। पटना की वनिका के मायके वालों ने इसे हत्या का मामला कहा है। दरअसल 13 अगस्त को दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स हॉस्टल में 29 साल की वनिका की लाश पंखे से लटकती हुई मिली थी। मोदी की तारीफ करते हुए गुजरात बीजेपी के विज्ञापन पर विवाद खड़ा हो गया है। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ खास बातचीत में अमिताभ बच्चन ने कहा कि ऐसे किसी राजनीतिक विज्ञापन में उन्होंने आवाज नहीं दी है। में इंटरनेट पर एक वीडियो आया था सर, जिसमें आप मोदी जी के का एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिख रहे थे कि देश को कैसे नेता की जरूरत है। उसमें आपकी आवाज जैसी एक आवाज प्रतीत होती थी। क्या आपने ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट मोदी जी के लिए किया है? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। पहली बार सुन रहा हूं मैं।
अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा कि उनकी आवाज को इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और हमें उसका जो है उसको भुगतना पड़ता है, उसका जो परिणाम होता है। लेकिन अब क्या करें। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ खास बातचीत में अमिताभ बच्चन ने जोर देकर कहा कि अमर सिंह से अभी भी दोस्ती बरकरार है। हाल में श्रीदेवी जी के लिए अमर सिंह जी ने एक पार्टी रखी थी मुंबई में, उसमें आप नहीं पहुंचे, आपके परिवार से नहीं पहुंचा कोई, क्या निमंत्रण आया था जी? हम लोग को शायद शहर में नहीं थे उस दिन। अमर सिंह ने श्रीदेवी के बर्थडे के लिए जो पार्टी दी थी उसमें नहीं पहुंचने पर भी अमिताभ बच्चन ने सफाई दी। जयपुर में कार्यक्रम में अमर सिंह जी ने मुझसे कहा था कि मेरी अब पुराने जैसी दोस्ती अमिताभ जी से नहीं रही। मेरी तो दोस्ती बिल्कुल बरकरार है। मैं जिसे अपना मित्र मान लेता हूं, एक बार सारी जिंदगी वो हमारे मित्र हैं। और इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से बातचीत में अमिताभ बच्चन ने महंगाई पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर भी फिल्म बननी चाहिए। आपको नहीं लगता कि महंगाई को लेकर भी एक सत्याग्रह की जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और प्रकाश जी, आपसे आग्रह है कि आप इस विषय पर भी एक फिल्म बनाएं। नहीं तो, और मुझे भी एक भूमिका दें, उसमें काम करें। और उसका सेंट्रल कैरेक्टर होना चाहिए प्याज। शीर्षक ही रखिए उसका, प्याज। बच्चन परिवार की तीसरी पीढ़ी फिल्म में काम करेगी या नहीं, इस पर अमिताभ बच्चन खुलकर कुछ भी नहीं बोले। बच्चन परिवार की तीसरी पीढ़ी भी फिल्मों में आ रही है, क्योंकि अगेन फिर नेट पे बड़ी चर्चा है कि नव्या, जिनके कंपैरिजन फोटोग्राफ्स ऐश्वर्या और आपके साथ जब से नेट पर आए हैं, उसके बाद ये चर्चा है। पहली दफा सुन रहा हूँ। लीजिए, बहुत खबरें। बहुत छोटी बच्ची है, उसको अपने पढ़ाई लिखाई में पढ़ने में समय दीजिए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि अभिषेक और श्वेता के लिए भी उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला था, उन्होंने भी अपनी राह खुद चुनी थी। उन्होंने कहा कि वो किसी पर करियर चुनने का दबाव नहीं डालते। हमने कभी सोचा नहीं है और हमने न अभी कभी अभिषेक या श्वेता के साथ सोचा था कि उनको इस दिशा में डालना है। ये अपना उनका स्वयं निर्णय था। हमने तो कभी भी ऐसा प्रयत्न कोई किया नहीं। यूपी में वीएचपी की 84 कोसी यात्रा रोके जाने का स्वागत कर रही कांग्रेस के रुख में बदलाव आया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोसी यात्रा रोकी नहीं जानी चाहिए। 84 कोसी यात्रा पर दिग्विजय सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा। पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर यूपी में तनाव फैलाने में लगी है। लेकिन केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने यूपी में प्रस्तावित 84 कोसी यात्रा पर लगाई गई रोक को सही बताया। वहीं बीएचपी अयोध्या की 84 कोसी यात्रा को लेकर अड़ी हुई है। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने कहा है कि यात्रा किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी, चाहे नतीजा जो हो। वहीं यात्रा को लेकर माहौल गर्माता देख फैजाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। बीजेपी में पीएम पद की दावेदारी पर मचे घमासान को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से चुटकी ली है। कांग्रेस नेता राजेश दर्वे ने कहा कि बीजेपी में हर तीसरा नेता पीएम पद का उम्मीदवार है। नरेंद्र मोदी को पीएम बनाए जाने की मन्नत को लेकर गुजरात से मुस्लिमों का एक दल जियारत करने के लिए अजमेर के गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचा। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल ने दिल्ली बीजेपी इलेक्शन सेल के संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है। यूपी की कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20% आरक्षण देने के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने धोखा बताया है। खगड़िया हादसे पर चल रही बयानबाजी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कूद गए हैं। रेल राज्य मंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए नीतीश ने कहा कि हादसे के लिए सिर्फ रेलवे जिम्मेदार है। दरअसल रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने खगड़िया हादसे के लिए राज्य सरकार को घेरा था। धवारा रेल हादसे के 2 दिन बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी घायलों से मिलने के लिए खगड़िया पहुंचे। सदर अस्पताल पहुंचकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने घायलों का हालचाल जाना। नीतीश सरकार ने बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को घर खाली करने का आदेश दिया है। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। हिमाचल विधानसभा के सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में बलात्कार और हत्या के जुर्म के 2 मुजरिमों को मिली मौत की सजा के अमली होने पर रोक लगा दी है।
नीरा राजे टेप लीक मामले की सुनवाई देखने के लिए उद्योगपति रतन टाटा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। रतन टाटा समेत कई नेताओं और कॉर्पोरेट प्रमुखों की राडिया से बातचीत का टेप लीक हुआ था। चुनावी घोषणा पत्र में तोहफों के ऐलान को लेकर चुनाव आयोग गाइडलाइंस बनाने की तैयारी में है। लोगों के लिए खुशखबरी है। अब आरटीआई के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और दफ्तरों में अब घर बैठे ऑनलाइन आरटीआई के लिए आवेदन दिया जा सकता है। 13 दिनों के बाद जम्मू के किश्तवाड़ से कर्फ्यू हटा लिया गया है। 18 अगस्त को 2 गुटों में हुए हिंसक संघर्ष के बाद किश्तवाड़ समेत कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हालात काबू में है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस बात की जानकारी दी है। कर्फ्यू हटने के बाद किश्तवाड़ में पीस मार्च निकाला गया। अलग अलग समुदाय के लोगों के अलावा राज्य सरकार के मंत्री भी इस मार्च में शामिल हुए। आईपीएल फिक्सिंग केस में दिल्ली के कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 3 सहयोगियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो सरबजीत सिंह के कपड़े और बाकी सामान वापस करे। लाहौर की जेल में सरबजीत पर हमला हुआ था। मोदी राज में वीएचपी कार्यकर्ताओं की पिटाई पर वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने कड़ा विरोध किया। मंगलवार को पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे वीएचपी कार्यकर्ताओं की लात घूंसों से पिटाई की थी। अजमेर में छात्र संघ चुनाव को लेकर 2 गुटों के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद कॉलेज के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कानपुर में कार में आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। अपने भाई को राखी बांधकर लौट रही एक लड़की को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। यूपी के मऊ जिले में आरटीआई कॉलेज के छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और ये छात्र इस बात को लेकर परीक्षा बहिष्कार कर रहे थे कि परीक्षा में सुविधा शुल्क तो लिया गया, लेकिन बावजूद इसके उन्हें नकल नहीं करने दी गई। बिहार के बेगूसराय में नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। यहां पर मंगलवार को 25 लोगों को लेकर जा रही एक नाव एकाएक पलट गई। झारखंड के जमशेदपुर के बागबेड़ा में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस से मौतों का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 8 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बागपत में 2 गुटों के बीच में हुई खूनी झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। गुड़गांव में एक स्कूल बस में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। लाश इंटरनेशनल स्कूल की बस के स्टेपनी बॉक्स से बरामद की गई। कोटा में एक फेसबुक फ्रेंड ने अपने दोस्त के साथ गैंगरेप की करतूत को अंजाम दिया। पुलिस ने गैंगरेप के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के गया में नक्सलियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यहां पर सीआरपीएफ और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत 5 प्रेशर कुकर बम, 47 पाइप बम समेत भारी मात्रा में असला बरामद किया। पटना में पुलिस ने टेम्पो की सवारियों से लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 15 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कौशाम्बी में पंचायत ने एक दलित परिवार को तुगलकी फरमान सुनाया है। दरअसल यहां पर दलित परिवार की लड़की को अपने से ऊंची बिरादरी के लड़के से प्यार करने की सजा दी गई है। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा है। अलकनंदा के तेज बहाव के कटाव से तप्तकुंड से नीचे की दीवार खोखली हो गई है। बद्रीनाथ मंदिर पर मंडरा रहे खतरे के बाद प्रशासन ने यहां पर सुरक्षा दीवार बनाने का फैसला लिया है। चमोली के जिलाधिकारी ने कहा है कि मलबे को हटाकर दीवार बनाने का काम शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर डैम में गेट खुलने के बाद नर्मदा नदी खतरे के निशान को पहुंच गई है और नदी में उफान आने के बाद खंडवा इंदौर मार्ग पर 3 घंटे तक ट्रैफिक रोकना पड़ा। 23 गेट खोलकर डैम से 20,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड डिस्चार्ज किया जा रहा है। चुनावी साल में प्याज बेचने निकली राजस्थान सरकार की आंखों से पहले ही आंसू निकल आए हैं। 6 जिलों की 40 लाख की आबादी के लिए सरकार सिर्फ 30 केंद्र ही बना पाई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजस्थान के मुख्यमंत्री इन दिनों जोधपुर जिले पर खास ध्यान दे रहे हैं। अशोक गहलोत ने लगातार 3 दिन तक अपने गृह जिले जोधपुर का दौरा किया।
हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित अमन काचरू रैगिंग कांड के दोषी 3 छात्र अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। सरकार ने उन्हें ये अनुमति दे दी है। मारुति सुजुकी इंडिया ने हैचबैक सेगमेंट में अपना नया मॉडल वैगन आर स्टिंगवे लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 4,10,000 है। स्टार निशानेबाज और खेल रत्न चयन पैनल में शामिल अंजलि भागवत ने खुलासा किया है कि डिस्कस थ्रो एथलीट कृष्णा पुनिया ने समिति की बैठक से एक दिन पहले फोन करके उनके लिए लॉबिंग करने को कहा था। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने आईपीएल नीलामी पर इंडोनेशियाई खिलाड़ी तौफीक हिदायत के बयान की आलोचना करने वाले हमवतन साइना नेहवाल पर हमला बोला। ज्वाला ने साइना के बयान को तौफीक का अपमान कहा। 10 अक्टूबर को गुजरात के राजकोट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र T20 मैच होना है। मैच की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के 3 सदस्य यहां पर पहुंचे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी महिला मित्र शनीरा थॉम्सन के साथ शादी कर जिंदगी की नई पारी शुरू की है। टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा मारिया शुगरपोवा कहलाएंगी। नाम चेंज करने के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी की। विकीलीक्स वेबसाइट को गोपनीय दस्तावेज लीक करने वाले अमेरिकी सैनिक ब्रैडली मैनिंग को अमेरिकी की सैन्य अदालत ने 35 साल की सजा सुनाई है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तानी मदरसा आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप की तरह काम कर रहे हैं। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा है कि पेशावर का गंज मदरसा न सिर्फ आतंकवादियों का समर्थन करता है बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देता है। गृह युद्ध की मार झेल रहे सीरिया रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आई है। सीरियाई विपक्ष ने दावा किया है कि राजधानी दमिश्क में आसपास रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पूर्वी रूस में आई भीषण बाढ़ में फंसे 2 भालुओं को राहत बचाव अभियान दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म मद्रास कैफे की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है। कुछ संगठनों ने फिल्म को तमिल विरोधी बताते हुए फिल्म पर पाबंदी लगाने के लिए अर्जी दायर की थी। भोजपुरी गायक और अभिनेता मनोज तिवारी अब फिल्में भी बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने लिट्टी चोखा नाम की कंपनी बनाई है। और अभिनेता आमिर खान की आने वाली फिल्म धूम 3 ने रिलीज से पहले ही धूम मचानी शुरू कर दी है। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार 75 करोड़ में बेचे गए हैं। फिलहाल सुपरफास्ट 100 में इतना ही।